चाहते हैं कि ये ख़त्म हो हिंसा, लोग सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी जी सकें, लेकिन सरकार ऐसा होने नहीं दे रही है। आपने मैग्सेसे से अवार्ड वापस क्यों कर दिया? तो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण किया गया है देश में सांप्रदायिक राजनीति के तहत, उसी तरह से मणिपुर में मैतेई कुकी के बीच में किया गया। लेकिन हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, मोटा मोटा आधिकारिक संख्या 50,000 बताई जा रही, लेकिन हम लोगों का अंदाज़ा है कि करीब 2 लाख लोग मरे हैं जो उनके लिए एक तरीके से आरक्षित हैं इस अधिनियम के तहत। तो बिहार के 6 लाख बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, और उसमें भी अंग्रेजी शराब की दुकान इस स्वदेशी के विचार को मानने वाली सरकार में और भी चमक दमक से चलती है। जीवन जीने की अधिकार की बात हो रही है, तो फिर अलग से राइट टू एजुकेशन की बात करने की क्या ज़रूरत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संदीप पांडे, जो लेखक, चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता और सोशलिस्ट पार्टी के वर्तमान महासचिव हैं। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में है और हमारे साथ है इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं। जिस अवार्ड को इन्होंने वापस कर दिया है, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा में है, और अमेरिका से जितनी भी डिग्री इन्होंने हासिल की थी उस डिग्री को भी इन्होंने लौटा दिया है। प्रोफेसर संदीप पांडे, आप बिहार के एजुकेशन को किस तरह से देख रहे हैं? आप इस वक्त बिहार में हैं। देखिए, ये बहुत दुखद स्थिति है कि बिहार जाना जाता है अपनी चेतना के लिए। यहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और यहाँ एक से एक मनीषी निकले हैं, फणीश्वर नाथ रेणु से लेके, और तमाम नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन बिहार की गरीबी, यहाँ का पिछड़ापन दूर नहीं हो रहा है, और इसकी एक वजह यह है कि यहाँ शिक्षा का काम ठीक से नहीं हुआ है। आपको मालूम होगा कि साक्षरता दर के हिसाब से बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। देश की साक्षरता दर करीब 73% है, तो बिहार की मात्र 63%, और महिलाओं की तो और भी कम है। तो ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ इतनी ज़बरदस्त सामाजिक राजनीतिक चेतना रखने वाले लोग, जिनसे पूरा देश जो है प्रेरणा लेता है, जहाँ सांप्रदायिक राजनीति अपने पैर नहीं जमा पा रही है, लोगों की जागरूकता की वजह से, उस जगह पे शिक्षा का काम क्यों पीछे रह गया? लोग पढ़ने लिखने के अवसरों से लोग क्यों वंचित रहे या क्यों वंचित किए गए, ये बात समझ में नहीं आती है। आप जिस राइट टू एजुकेशन पे आप जिस व्याख्यान के लिए यहाँ पे आए हुए, जिस वर्कशॉप के लिए आए हुए हैं, इसमें हमने देखा कि इस पर काफ़ी बहस है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्यों बहस हो रही है इस पर? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है एहन सिन्हा इंस्टीट्यूट में, इसमें तो सिर्फ एक मुद्दे पे चर्चा हो रही है, और वो ये है कि इस एक्ट या शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) है, जिसके तहत निजी विद्यालयों में 25% तक गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ सकते हैं। गरीब में भी 2 श्रेणियां हैं, एक अलाभित है, एक है दुर्बल वर्ग, एक जाति के आधार पे और अन्य चीज़ों के आधार पे, माता पिता की चिकित्सीय स्थिति और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग। एक श्रेणी उनके लिए है, उनके बच्चों के लिए, और दूसरी श्रेणी है दुर्बल वर्ग की, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं। तो ऐसे बच्चों को 25% जगहों पे पढ़ाई का मौका मिल सकता है निजी विद्यालयों में, धारा 12(1)(ग) के तहत, जिसका अनुपालन ठीक से नहीं हो रहा है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में नहीं हो रहा है। कि अगर वो सारी जगह उन बच्चों को मिल जाए जो उनके लिए एक तरीके से आरक्षित हैं इस अधिनियम के तहत, तो बिहार के 6 लाख बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ सकते हैं। लेकिन इस समय जो संख्या है उन बच्चों की, वो 10,000 तक ही सीमित है। तो हर तरीके से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से दूर किया गया है। ये एक त्रासदी है,
जीवन जीने की अधिकार की बात हो रही है, इस तो फिर अलग से राइट टू एजुकेशन की बात करने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है बहुत सही सवाल है कि भाई संविधान में लिखा है कि जीने का अधिकार है और जीने का अधिकार बिना भोजन के नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाना पड़ता है। जीने का अधिकार बिना शिक्षा के नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी शिक्षा के अधिकार को अलग से बनाना पड़ा है और संविधान में संशोधन करना पड़ा है। बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा के अधिकार की जो धारा है उसकी संख्या 21 क रखी गई है और 21 धारा जो है वो जीने के अधिकार वाली है। तो यानी कि शिक्षा के अधिकार को जीने के अधिकार से सीधे सीधे जोड़ा गया है। लेकिन ये बात तो है ही है कि भाई अलग से क्यों कहने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब इसकी वजह तो यही समझ में आती है कि संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं वो लोगों को मिले नहीं हैं, इसलिए अब उनको पाने के लिए और हाथ पैर मारा जा रहा है। और उसी दिशा में ये अलग से एक संविधान संशोधन हुआ 86वां, और उसके बाद एक कानून बना 2009 में शिक्षा के अधिकार का, और उसके बाद फिर ये लाभ अब कम से कम कागज़ पे तो बच्चों को है, लेकिन जैसा मैंने कहा हकीकत में अभी बहुत कम बच्चे इसका लाभ उठा पा रहे हैं। आप ये भी दावा करते हैं कि भारत में 50% बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, ये दावा किस आधार पर आप कर रहे हैं? मोदी सरकार के आने के पहले आंकड़ा ये था कि 50% बच्चे कक्षा 8 के पहले विद्यालय की पढ़ाई छोड़ देते हैं, और इसीलिए आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बनाया उसमें एक ये प्रावधान किया कि कक्षा 8 तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी और किसी बच्चे को असफल नहीं घोषित किया जाएगा। उसकी वजह यही थी कि कम से कम 8 साल तो बच्चा पढ़े और फिर 8वीं के पार जाए ताकि वो अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन करके वो प्रावधान हटा दिया है, और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी उसको हटा दिया है। तो ये आंकड़ों के आधार पे मैं कह रहा हूँ, दुर्भाग्य से इस सरकार में आंकड़ों की विश्वसनीयता पे हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन पिछली सरकार का तो आंकड़ा यही था कि कक्षा 8 के पहले 50% बच्चे विद्यालय की व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। आप यूपी में इन दिनों काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, वहाँ 27,000 स्कूल सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, क्या वजह रही? ऐसा कहा जा रहा है कि उन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से कम हो गई, लेकिन ये लगभग हर एक सरकार अब इस नीति को लागू कर रही है। गुजरात में एक नीति लागू की गई है जिसका नाम तो सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, रैशनलाइजेशन। जैसे रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब कि आप निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह से ये शिक्षा में रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आसपास 2 स्कूल हैं और बच्चों की संख्या कम हो रही है तो दोनों को एक में मिला दिया जाए, यानी कि एक स्कूल बंद कर दिया जाए। अब देखिए इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारी नीति है, शिक्षा नीति की बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, लेकिन अगर आप 2 विद्यालयों को बंद कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक के बच्चों के लिए तो दूसरा विद्यालय दूर पड़ेगा ना। तो गुजरात में ये नीति है, यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे बंद कर दिए विद्यालय। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आपके बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन यूपी में शराब धड़ल्ले से बिकती है और सरकार की कमाई का एक बड़ा ज़रिया है वो, और उसमें भी अंग्रेज़ी शराब की दुकान इस स्वदेशी के विचार को मानने वाली सरकार में और भी चमक दमक से चलती है, वहाँ ज़्यादा बिक्री होती है। तो शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। आप शराब की दुकान नहीं बंद करा सकते चाहते हुए भी, लेकिन विद्यालय स्वतः बंद हो जाते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मतलब हम किस तरह का समाज बनाना। लेकिन सरकार तो कोशिश भी कर रही है ना कि बच्चे स्कूल में आए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मध्याह्न भोजन योजना, तो उनको देखकर ही इस योजना को बनाई गई है। पोशाक योजना भी चलाई जा रही है। अगर सरकार कोशिश कर रही होती गंभीरता से तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल साहब को ये नहीं कहना पड़ता 2015 में कि सरकारी तनख्वाह पाने वालों के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य किया जाए। ऐसा फैसला है, और ये इसलिए उनको देना पड़ा कि उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें होने के बावजूद अब तो विद्यालय के अच्छे भवन भी हैं,
शौचालय है, पीने का पानी है, मध्याह्न भोजन है, किताब ड्रेस सब मिल रही है, कंप्यूटर आ गए हैं, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, गानों के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं। लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और उसकी वजह ये है कि टीचर का अपना बच्चा कहीं प्राइवेट में पढ़ रहा है, बाकी अधिकारियों के बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं जो ज़्यादा तनख्वाह पाते हैं। तो जब अपना बच्चा वहाँ नहीं है तो हम लापरवाही करते हैं, हम पढ़ाने नहीं जाते, अपनी जगह कम पैसे पे किसी दूसरे टीचर को रख लेते हैं, ये हो रहा है। तो इसलिए सुधीर अग्रवाल साहब को कहना पड़ा कि शिक्षा विद्यालयों को चलाने में जिन लोगों के स्वार्थ हैं, निहित स्वार्थ हैं, उनके बच्चे भी इन्हीं विद्यालयों में पढ़ने चाहिए, तभी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी और इसका लाभ फिर सबको मिलेगा। अब मैं भारत से थोड़ा अलग हट के बात करना चाहती हूँ कि आपने ये भी कहा कि बाकी अरब देशों से ज़्यादा पढ़ा लिखा गाज़ा है, तो कैसे आप गाज़ा को ज़्यादा पढ़ा लिखा मान रहे हैं? आपने क्या देखा वहाँ पे? ये मतलब ये तथ्यों के आधार पे है कि गाज़ा की जो गाज़ा बहुत छोटा इलाका है ना, 23 लाख की आबादी थी लड़ाई शुरू होने के पहले और आधिकारिक संख्या 50,000 बताई जा रही, लेकिन हम लोगों का अंदाज़ा है कि करीब 2 लाख लोग मरे हैं। तो इस छोटी सी आबादी में जिन लोगों ने PhD की हुई है, उस आबादी के अनुपात में उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। तो और इसका मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण ये मिला कि जो वहाँ की दीवारें हैं, चूँकि वहाँ एक संघर्ष चल रहा है, तो दीवारों पे जो लेखन लोगों ने किया है, बहुत ही सृजनात्मक तरीके से चित्र और लेखन अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए, अपने संघर्ष को व्यक्त करते हुए लोगों ने वहाँ पे लिखे। तो इस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ पे अगर इज़राइल की एक मिसाइल से कोई भवन ध्वस्त होता है तो अगले ही दिन लोग लग जाते हैं उसको बनाने में, और वो बिल्कुल आपको एहसास नहीं होने देते कि वो इतने कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वो यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ सामान्य है, विद्यालय चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं। तो लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, बहुत जागरूक हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत बहादुर हैं। वो कभी हथियार न डालने वाले लोग हैं, वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ऐसे मैंने अपने देश के अंदर सिर्फ नागा लोगों को देखा है, नागालैंड के नागा लोगों को, जो आज भी कश्मीर का अलग झंडा, अलग संविधान ख़त्म हो गया 370 धारा हटने के बाद, लेकिन आज भी नागालैंड के लोग भारत सरकार से अलग झंडे, अलग संविधान पे वार्ता कर रहे हैं। तो वो एक बहादुरी मैंने यहाँ देखी है और दूसरी वहाँ देखी फ़िलिस्तीन में। बहुत बहादुर लोग हैं और इसीलिए आप देखिए कि 15 महीने की लड़ाई के बाद भी इज़राइल इस छोटे से इलाके पे कब्ज़ा नहीं कर पाया और अंत में उसको हमास की ही सारी बातें माननी पड़ रही, जो जिस शर्त के तहत लड़ाई बंद हो रही, उसको अपनी पूरी सेना वापस करनी पड़ेगी, लोगों को वापस आने देना पड़ेगा। और जो लोग वार्ता करा रहे हैं, अमेरिका, कतर, वो पूरा गाज़ा का पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लेंगे। तो मात्र 100 बंधकों को इज़राइल नहीं छोड़ा पाया और उनको छोड़ने के बदले में उसको जितने लोग इज़राइल की जेलों में बंद हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से हमास की विजय कही जाएगी। सोशलिस्ट पार्टी के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, वर्तमान राजनीति में आपकी पार्टी की क्या भूमिका है? देखिए, सोशलिस्ट पार्टी कभी भी सत्ता पे कब्ज़ा करने वाली राजनीति से दूर रही है। सत्ता मिली है तो उसने ज़रूर शासन किया है, लेकिन जो आजकल के तरीके हैं, पैसे के बल पे या तिकड़म के बल पे दूसरी पार्टियों को तोड़ के, उस तरह से सोशलिस्ट पार्टी ने कभी नहीं किया। सोशलिस्ट पार्टी एक विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। इसकी भूमिका भारत में ये रही है कि इसने लोगों के मुद्दों को उठाया। 1942 में जब कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, गांधी समेत, तो सोशलिस्ट नेताओं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर संभाली, भूमिगत रह के आंदोलन चलाया, जेल गए, प्रताड़ना झेली और उसके बाद आज़ादी के बाद
पार्टी को कांग्रेस पार्टी से अलग किया, पहले उसी का हिस्सा थी, और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। लोहिया, मधु लिमय, किशन पटनायक जो संसद में बोलते थे तो सबकी नज़र रहती थी उनके भाषणों पे, क्योंकि वो इस देश की आम जनता के मुद्दे, जैसे भुखमरी का सवाल, अमीर गरीब के बीच फ़र्क का सवाल, ये सबसे पहली बार लोहिया ने बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री कितना पैसा खर्च करते हैं और भारत के एक आम मजदूर को कितना पैसा मिलता है। तो इस तरह के सवाल, भारत में कोई नारीवादी आंदोलन नहीं था, तब नर नारी समानता का सवाल लोहिया ने उठा दिया था सप्त क्रांति में। तो इस तरह के मुद्दों को उठाने वाली पार्टी रही है। और जब इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लागू किया, लोकतंत्र को ख़त्म किया 2 साल के लिए, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, पार्टी बनी और इंदिरा गांधी को हराया गया। तो लोकतंत्र को बचाने का काम जयप्रकाश जी ने किया। तो इसके नेताओं की यही भूमिका रही है कि भारत में लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, नागरिक चेतना कैसे मजबूत हो, हर एक नागरिक अपनी समझदारी से लोकतंत्र में कैसे भागीदारी निभाए, न कि अपनी जाति और धर्म की पहचान के आधार पर। तो हम लोगों की वो वाली भूमिका है। तो आप इंडिया अलायंस और फिर एनडीए को कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम लोग अगर दोनों के बीच चुनने को कहा जाएगा तो हम लोग ये जो सांप्रदायिक फांसीवादी राजनीति है इसके खिलाफ हैं। तो इसको हराने के लिए जो भी पार्टियां काम कर रही हैं हम उनके साथ खड़े हैं, यानी कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं मोटा मोटा। और जहां संभव होता है वहां हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पिपरा विधानसभा से हमारे उम्मीदवार दुखीलाल यादव जी खड़े होंगे। आपकी पहचान हवाई चप्पल, और फिर आप वो फ़ोन भी नहीं रखते, आपसे संपर्क करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इस तरह से आपकी पहचान है। आगे की क्या योजना है, इन दिनों क्या कर रहे हैं आप? आजकल मैं मणिपुर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मणिपुर में जो स्थिति बन गई है मैतेई और कुकी के बीच में, एक दूसरे से नफ़रत, उनके इलाके अलग अलग हो गए हैं और बातचीत नहीं हो रही है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ शांति की पहल हो, बातचीत हो, ताकि वहाँ जो एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है वो ख़त्म हो, लोग फिर से सामान्य ज़िंदगी जी सकें। इस समय आपको बता दें कि 60,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एक मैंने राहत शिविर इम्फाल में ऐसा भी देखा जहाँ कुछ मैतेई परिवार एक विद्यालय के प्रांगण में रह रहे हैं और उनका गांव मात्र 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो गांव नहीं जा सकते क्योंकि अगर वो गांव जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। वो उनका गांव कुकी इलाके में, और पहले साथ में मिल के रहते थे, काम करते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। तो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण किया गया है देश में सांप्रदायिक राजनीति के तहत, उसी तरह से मणिपुर में मैतेई कुकी के बीच में किया गया। हालांकि मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो बुरी से बुरी स्थिति भी है, जिसमें आबादियाँ अलग अलग हो गई हैं, जैसे अहमदाबाद में, वहाँ भी सामाजिक रिश्ते ख़त्म नहीं हुए। राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण हुआ होगा उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सामाजिक स्तर पे हिंदू मुस्लिम अभी भी साथ में रह रहे हैं। तो उससे बुरी स्थिति मणिपुर में हो गई, जहाँ मैतेई लोगों ने अपने कुकी दोस्तों के मोबाइल नंबर अपने मोबाइल फ़ोन से हटा दिए हैं, और उसी तरह से कुकी लोगों ने मैतेई लोगों के, जो मैतेई कुकी लोगों की शादियाँ हुई हैं उनको भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कांगपोपकी नाम के कुकी इलाके में एक कुकी आदमी के बेटे को गोली लगी, मैतेई पत्नी थी, लेकिन जब वो उस बच्चे को लेके अपनी बहन के साथ जा रही थी इम्फाल, क्योंकि सारे अच्छे अस्पताल इम्फाल में है, राज्य की राजधानी में, तो मैतेई महिलाओं ने उस एम्बुलेंस को जला डाला। सिर्फ इसलिए वो महिला कहती रह गई दोनों कि हम मैतेई हैं, लेकिन उन्होंने कहा तुमने कुकी से शादी क्यों की, क्योंकि बेटे का नाम कुकी था। तो उन्होंने पूरी एम्बुलेंस जला दी और वो तीनों लोग एम्बुलेंस के अंदर मर गए। इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई है वहाँ, और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की वजह से हुई है, क्योंकि उन्हीं की सरकार है वहाँ पे, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, लेकिन लोग बहुत नाराज़ हैं।
आपने देखा कि लोकसभा में दोनों सीटों पे मणिपुर में जनता ने कांग्रेस को पसंद किया बजाय बीजेपी के। तो लोग चाहते हैं कि ये ख़त्म हो हिंसा, लोग सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी जी सकें, लेकिन सरकार ऐसा होने नहीं दे रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्म की बात है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ सामाजिक स्तर पे कुछ पहल हो ताकि शांति कायम हो, फिर से पहले जैसा माहौल बने जिसमें कुकी और मैती साथ में मिल के रह सकें। जी। प्रोफेसर पांडे, आपने आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर दीपक गुप्ता और बीजेपी श्रीवास्तवाई के साथ मिलकर आशा फॉर एजुकेशन की स्थापना की। देश में कई शाखाएं हैं इसकी, किस तरह से ये काम करता है? मायरन वाइनर की किताब से हम लोगों को जब जानकारी मिली कि भारत में आधे बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तो हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था कि भारत में जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनकी मदद करेंगे ताकि वो शिक्षा हासिल कर सकें। तो अभी भी वही काम हो रहा है। पैसे कहाँ से इकट्ठे किए? ये एक संस्था की शुरुआत जब मैं पीएचडी कर रहा था कैलिफोर्निया बर्कली में, तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी। और हमारे अभी भी 30-40 शाखाएं हमारी अमेरिका में हैं आशा फॉर एजुकेशन के नाम से, जो पैसा इकट्ठा करती हैं। और यहाँ पे वो सिर्फ आशा ट्रस्ट ही नहीं जिसको मैंने यहाँ लौट के बनाया, बल्कि अन्य बहुत सारे गैर सरकारी संस्थाओं को वो मदद करती हैं, जो कोई विद्यालय चला रहे हैं, कोई ख़ास बच्चों के लिए विद्यालय चला रहे हैं, कोई अन्य प्रकार के। हाँ, चलते चलते आखिरी सवाल यही है जो सबके मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आपने मैग्सेसे अवार्ड वापस क्यों कर दिया? देखिए, मैग्सेसे वापस करने का कारण ये था, इसकी जो धनराशि थी वो तो मैंने उसी समय वापस कर दी थी 2002 में जब पुरस्कार मिला, क्योंकि पुरस्कार मिलने के अगले दिन मैं अमेरिकी दूतावास पे अमेरिका के इराक पे संभावित हमले के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुआ। मैग्सेसे फाउंडेशन ने आपत्ति की, एक अखबार ने मुझे चुनौती दी कि मैं अगर अमेरिका का इतना ही विरोधी हूँ तो पुरस्कार लौटा दूँ। तो पुरस्कार तो मैंने नहीं लौटाया, लेकिन उसकी राशि लौटाई, क्योंकि वो अमेरिका से आती थी। फोर्ड फाउंडेशन की राशि थी, और फोर्ड फाउंडेशन और रॉकेफेलर फाउंडेशन इनकी राशि से ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार मैंने इस 1 वर्ष पहले लौटाया। जिस तरह से अमेरिका ने खुलकर समर्थन किया है, पैसा दिया है, सैनिक दिए हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ में इराक के खिलाफ जो भी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में आए उसको वीटो कर दिया। तो जो नरसंहार हुआ, जैसा मैंने बताया कि आधिकारिक रूप से 50,000, लेकिन शायद 2 लाख के करीब लोग मरे हैं। ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी हैं, अधिकांश, और उसमें भी ज़्यादातर महिला और बच्चे हैं। तो ये तो युद्ध अपराध है कि आप बच्चों के अस्पताल पे हमला कर रहे हैं, आप राहत शिविरों पे हमला कर रहे हैं। इजराइल के अलावा कोई और देश होता तो अब तक दक्षिण अफ्रीका के साथ जैसे पहले किया गया था उस पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाते, उसका बहिष्कार होता। इसलिए आपने राशि भी लौटा दी। आपने अमेरिकी डिग्रियां भी इसी वजह से लौटा, इस वजह से वापस की। प्रोफेसर संदीप पांडे, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए।